हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करेंगे फिर से त्रिभुजों के अंदर, ट्रायंगल्स के अंदर हम बात करेंगे सर्वांग समता की, त्रिभुजों की सर्वांग समता की। इससे पहले हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जस्ट बात करी थी, उसके समरूपता के बारे में कंप्लीट कर लिया था। उससे एक पार्ट हमने क्वेश्चन पेपर का भी कर लिया था, दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे जल्द से जल्द। उससे पहले हमें मैटर कंप्लीट करना है और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। ओके, कल शाम के टाइम हमारे जो ग्रेट लीजेंड एथलीट मिल्खा सिंह जी, फ्लाइंग सिख जिन्हें कहा जाता है, उनसे हमें काफ़ी प्रेरणा जो मिली है वो बहुत ही स्मरणीय है और श्रद्धांजलि है उन्हें तहे दिल से। और जैसा कि ये कोट लिखा हुआ है, ये हमें इंस्पिरेशन देता रहेगा उनकी तरफ से। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मतलब हमें शुरू करने के लिए महान नहीं बनना है, हमें महान बनना है, इसीलिए शुरू करना है। ओके, तो हमें अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब आपके पास एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 26 सितंबर, और ये समझ सोचिए कि विवाद चल रहे हैं, किस वजह से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक टारगेट फिक्स हो गया है 26 सितंबर का, 26 सितंबर का। तो आपको इसमें बने रहना है। ओके, चलिए बिना टाइम गवाए आगे स्टार्ट करते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता। ओके, तो आपके पास आज का टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता, यूनिट 3 का ये सेकंड टॉपिक मैंने लिया है। ट्रायंगल्स के अंदर लाइंस और एंगल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, हमने सारे पॉइंट्स उसमें क्लियर करे हैं, पूरा मैटर है, और आप इसको साथ साथ मेरे पढ़ते जाइए। ओके, चलिए देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है इसके अंदर। सर्वांग सम आकृतियाँ, उसके अंदर हमने पहले पढ़ा था समरूप आकृतियाँ, अब पढ़ रहे हैं हम सर्वांग सम आकृतियाँ। वे आकृतियाँ जो आकार और आमाप दोनों में समान हो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है, अर्थात वे आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि कोई भी दो आकृतियां हैं, पहले तो हमने बात की थी कि शेप में कैसी हो, बिल्कुल सेम हो, लेकिन साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शेप और साइज़ दोनों ही क्या कह रहे हैं, सिमिलर होने चाहिए। इस तरह की आकृतियाँ जो एक दूसरे को क्या कर सकें, पूर्ण रूप से क्या कर लें, ढक लें, तो वो क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। जैसे कि ये एक आकृति और दूसरी आकृति जो ये मैंने बनाई है, इसके अंदर देखिए ये बिल्कुल शेप और साइज़ में जैसे आपको दिखने में ऐसा होगा कि जैसे अगर हम इस वाली आकृति को इसके ऊपर ढकें तो ये बिल्कुल ऐसी इसको ढक ले कि दूसरी वाली दिखाई ना दे, बिल्कुल इतना सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो वो कहलाएगी सर्वांग सम आकृतियाँ। और वो आकृतियाँ जो शेप में तो सिमिलर हो, दिखने में तो सेम उसके जैसी हो, लेकिन साइज़ डिफरेंस हो सकता है। ओके, आमाप के अंदर उसके अंदर क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, तो वो कहलाती है समरूप आकृतियाँ, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब इसके अंदर अगर आपको एग्जांपल दे दें कि जैसे ये देखिए, समान त्रिज्या के सभी वृत्त क्या होंगे, समान त्रिज्या के सभी वृत्त यानी कि सर्कल्स जो होते हैं जिनके रेडियस सिमिलर हों, रेडियस अगर जितने भी सर्कल हैं उनके अगर सिमिलर हो तो वो क्या कहलाएंगी, सर्वांग सम कहलाएंगी। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, दूसरा है समान भुजा के सभी वर्ग, यानी कि वर्ग जितने स्क्वायर्स जितने भी हैं अगर उनकी भुजाएं सेम है तो वो सभी क्या कहला रही हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ कहला रही है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या समान त्रिज्या के सभी वृत्त या समान भुजा के सभी वर्ग क्या सर्वांग सम आकृतियाँ हैं। तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स आपको पूछ लेंगे, कुछ दो डिफरेंट दे देंगे और कुछ सिमिलर दे देंगे, तो आपको उनमें से सेलेक्ट करना होगा। बस हमें मालूम होना चाहिए कि सर्वांग सम आकृतियाँ आखिर है कौन सी। क्लियर। आगे देखते हैं इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंदर, यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दो त्रिभुज इस प्रकार है कि ट्रायंगल ABC को DEF पर तथा DEF को ABC पर अध्यारोपित करने पर वह इसे पूरी तरह ढक ले, तो वे दोनों क्या कहलाएंगे, त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। अध्यारोपण की इस स्थिति में एक त्रिभुज के शीर्ष दूसरे त्रिभुज पर क्रम में पड़ेंगे। अब मेन बात यही है इसके अंदर कि ये देखिए, जैसे कि एक ट्रायंगल दे दिया आपको ABC और दूसरा दे दिया आपको DEF, इस तरह से दो ट्रायंगल दे दिए आपको, तो इसके अंदर
ए बी सी ये दे दिया आपके पास ए बी सी और ये दे दिया आपके पास डी ई एफ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की, तो ऐसा नहीं है कि ए को हम कंपेयर करेंगे ई से, ना, इसके अंदर ए की कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो डी से करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर वो आकृतियाँ सिमिलर दिखाई दे, उसी क्रम के अंदर हम उसको उसके अंदर रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर बना लिया आपने एक ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर बना लिया यूँ, और इस दूसरे ट्रायंगल को अगर यूँ रख दें तो वो अध्यारोपित नहीं कहलाएंगी, वो एक दूसरे के आड़ा तिरछा हो जाएगी। तो हमें ऐसी आकृतियों के क्रम को लेना है जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें और अध्यारोपित हो जाएं। आई बात समझ में? तो इसके अंदर बस यही वाली बात है कि जो आकृतियाँ एक दूसरे को ढक लें तो वो क्या कहलाएगी, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाएगी। अब देखिए इसके अंदर आगे बात, माना कि शीर्ष ए शीर्ष डी पर और शीर्ष बी शीर्ष ई पर, शीर्ष सी शीर्ष एफ पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में भुजा ए बी भुजा डी ई को और भुजा बी सी भुजा ई एफ को, भुजा सी ए एफ डी को पूरी तरह से ढकेगी। साथ ही कोण ए स्पष्टतः कोण डी को और बी कोण ई को, सी कोण एफ को पूरी तरह ढकेगा। इस प्रकार जिन क्रमों में त्रिभुजों में शीर्षों में संगतता होती है। अब देखिए मेन पॉइंट इसके अंदर यही है कि हमें किसकी बात करनी है, इसके अंदर संगतता की। ये वाली जो बात है इसके अंदर इसी की बात हमें करनी है कि संगतता जरूर होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए, उसके अलावा आमाप और आकार दोनों सेम होना चाहिए। चार बातें इसके अंदर नोट कर लीजिए कि ये चार चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ये तो कोण के अंदर संगतता, भुजाओं के अंदर संगतता और इसके अंदर त्रिभुजों के अंदर संगतता होनी चाहिए क्रम के अंदर, कि वो किस क्रम के अंदर उपस्थित है। तो वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सर्वांग समता कहलाएगी। क्लियर बात है? तो अगर ये चीज़ें क्रम में हैं और संगत हैं तो स्वतः ही वो क्या हो जाएगी, वो सर्वांग सम हो जाएगी। तो हमारी बातें क्लियर है। उसके अलावा ये बात करा है कि इस प्रकार हमें 6 समानताएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी? 3 तो संगत भुजाओं की और 3 संगत कोणों की। अब त्रिभुज में क्या होगा, 3 तो क्या होंगे इसके अंदर, 3 तो भुजाएं होगी। ये देखिए 3 1 2 3, इसकी भी 3 भुजाएं संगत और उसके अलावा 3 कोण 1 2 3। भाई त्रिभुज में तो 3 ही कोण होंगे, 3 तो संगत कोण और 3 संगत भुजाएं। तो कुल मिला के हमें 6 समानताएं इसके अंदर क्या होगी, प्राप्त होगी। क्लियर बात? आगे देखते हैं इसके अंदर। उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि ट्रायंगल ए बी सी किसी अन्य ट्रायंगल डी ई एफ पर ठीक अध्यारोपित हो जाता है कि ट्रायंगल ए बी सी के शीर्षों ट्रायंगल डी ई एफ पर निम्न क्रम में पढ़ते हैं। अब बस उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल हमने बना लिए, यहाँ पर ये लो साहब, इसके अंदर बनाया हमने ये 2 ट्रायंगल बना लिए ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसके अंदर, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। क्लियर? तो हमारे पास जैसे ये क्रम दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए टू डी, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या होंगे, एक दूसरे के संगत होंगे। बी ई, बी ये वाला और ये वाला, ये इसके क्रम में है, इधर वाला और इधर वाला क्रम में है, और सी बचा हुआ सी और एफ के क्रम में है। क्लियर बात? उसके बाद है तो हमें निम्नलिखित 6 संगत समानताएं प्राप्त होती हैं। ए बी किसके बराबर होगी भुजा में? अब पहले कोणों की बात कर ली हमने, और अब हमने क्रम के बाद इसके अंदर कोणों के क्रम के बाद किसकी बात कर रहे हैं अब अपन? पहले तो हमने इसके अंदर ये साइड्स देख लिए, इसके अंदर अब भुजा ये वाली जो बात है इसको क्लियर कर रहे हैं कि पूरी भुजा के बारे में। ए बी किसके क्रम में होगा, डी ई के। बी सी किसके क्रम में होगा, ई एफ के। ए सी किसके क्रम में होगा, डी एफ के। क्लियर बात? तो हमें बस ये चीज़ देखनी है। उसके अलावा ये जो संगत कोण बताए हैं जो सर्वांग सम है, एंगल ए एंगल डी के और बी और ई के, सी वाला एफ के। तो हमें बस इसकी क्रम का ध्यान रखना है कि किस क्रम के अंदर है, तभी इक्वेशन बनेगी। अगर उल्टा पुल्टा क्रम लगा दिया तो ना तो इक्वेशन बनेगी ना क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सर्वांग समता हो चाहे समरूपता हो, दोनों के अंदर हमें क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कौन से दूसरे ट्राइंगल के क्रम के अंदर, उस एंगल के क्रम के अंदर है, उपस्थित है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस बनानी है। जैसे कुछ इक्वेशन बनती है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, तो हमें उसी एंगल के इक्वल हमें रख के एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर बात? अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। उपरोक्त चर्चा में हमने डी ई एफ ए बी सी और डी ई एफ के शीर्षों के बीच एक ही संगतता का विचार किया है, अर्थात ए डी बी ई सी एफ। किंतु दो त्रिभुज
त्रिभुजों के शीर्षों के बीच और भी संगतताएं हो सकती है, जैसा कि नीचे बताया जा रहा है। अब कौन सी संगतताएं हैं साहब, देखते हैं। दो ट्राइंगल ABC और DEF के बीच उनके शीर्षों में निम्नलिखित 6 संगतताएं उपलब्ध हो सकती है। कौन कौन सी संगतता? AD, BE और CF, इसकी बात तो हमने कर ही ली। कौन कौन सी? AD, BE और CF, ये वाला बचा वाला CF। ABC और DF को हम इस रूप में लिखेंगे। कैसे लिखा है इसने? इसके अंदर इस एरो के रूप में लिखा है कि ये जो संगतता दिखा रहा है वो इस एरो के रूप में दिखा रहा है। सर्वांग समता नहीं है, ये संगतता है। हमें जब भी संगतता दिखानी है तो इस एरो के रूप में दिखाना है। क्लियर? आगे देखते हैं इसी के अंदर कि जैसे संगतता AEBFCD को ट्राइंगल ABCEFD के रूप में लिखा जाएगा। अगर जैसे आपके पास संगतता दे दी, यहाँ पर कौन कौन सी संगतता दे दी कि जैसे यहाँ पर ये 2 संगतताएँ दे दी आपको। यहाँ पर दे रहा है AE के, जैसे यहाँ पर एक सेकेंड, ये वाला देखिए A, B और C। पहले तो ABCDEF लिया था, अब की बार क्या ले रहा है इसके अंदर? A वाला जो है वो E के संगत में रखा है, तो यहाँ पर E आ जाएगा। B वाला किसके संगत में? F आ जाएगा, तो यहाँ पर F आ जाएगा। पहले वहाँ F था, अब यहाँ F आ गया। उसके अलावा C किसके संगत में है? D के संगत में है। क्लियर बात? इसके अंदर ये देखो क्या बोल रहा है अब, ये ABCEFD के। अब ये इसका क्रम ऐसे उलट पुलट हो जाएगा। पहले तो DEF था, अब EFD हो गया इसके अंदर। क्लियर बात? तो संगतता हमारी बदल जाएगी। अगर हमने ले लिया ABC को किस क्रम के अंदर ले लिया? FDE के अंदर, तो हमें F ऊपर लिखना पड़ेगा और D नीचे लिखना पड़ेगा और E इधर साइड में लिखना पड़ेगा। क्लियर बात? तो हमारे पास ये वाली बातें क्लियर हो गई। चाहे कितने ही साइड्स दे दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो संगतता दे दी, मतलब ABC किसके संगत है? EDF के, तो हमें A को E के, B को D के, C को F के क्रम के रूप में लिखना पड़ेगा। अतः 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि उनके शीर्षों के बीच संगतता इस प्रकार हो कि उनके संगत कोण, संगत भुजाएं समान हो तथा सर्वांग सम हो। तो यानी कि 2 त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब उनके बीच में, उनके शीर्षों के बीच में इस तरह संगतता हो कि उनके जो संगत कोण, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनके सामने वाले जो एंगल्स हैं, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो समान हो, यानी कि इक्वल हो और कॉन्ग्रुएंट हो या सर्वांग सम हो। क्लियर बात? अब ये बात क्लियर हो चुकी है हमारे। उसके अलावा हम देखते हैं यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सर्वांग सम हो और संगतता इस तरह से दे रखी हो तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता हमें निर्धारित करनी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं सर्वांग समता को? ये है वाली बात। अभी तक तो संगतता की बात कर रहे हैं, अब सर्वांग समता को कैसे प्रदर्शित करना है ये वाला देखिए, ये पोर्शन है, इसको हम इस साइन से शो करते हैं सर्वांग समता को। समरूपता तो कैसी थी? सिंपल यूँ थी, और ये सर्वांग समता 2 इक्वल का साइन और उसके ऊपर इस तरह का इक्वल का साइन लगाना है हमें। तो ये तो कहलाती है क्या? सर्वांग समता। तो हमें अगर दोनों को सर्वांग सम बताना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। अतः ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू या सर्वांग सम टू ट्राइंगल DEF होते हैं यदि और केवल यदि AB, DE, BC, EF, CA, FD मतलब उनकी भुजाएं आपस में कैसी हों? इक्वल हों। एंगल भी दे रखे हैं, एंगल AD और BE, CF, ये इन दोनों के, इन तीनों के क्या हो? आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम हो। क्लियर बात? ये बात समझ में आ गई? बार बार रिपीटेशन हो रहा है और वही चीज़ें हैं सेम, लेकिन हमें ये बात दिमाग में बिठानी है, चाहे ईजी हो चाहे बेसिक हो, कुछ भी हो, हमें एक एक चीज़ क्लियर करके चलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है कि हमें एक नोट पॉइंट दिया है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता को सांकेतिक रूप में लिखने के लिए उनके शीर्षों की संगतता का सही प्रकार से लिखना आवश्यक होगा, नहीं तो एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, अगर हमने उसके अंदर उन्होंने उलट पुलट क्रम दे दिया जैसे, और अगर हमने उसके सामने वाले लिख दिए गलती से उसका क्रम को ध्यान रखे बगैर, तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर गलत ही आएंगे। क्लियर बात? अब हमें ध्यान से लिखना है। अतः PQR को UVW है तो PUQVRW ये इक्वल रखना पड़ेगा हमें। तो हमें इस तरह से ये जो नोट कराया है इसने वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना बात कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं उसके वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया है ये भुजा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 6 वाली दी है तो ये भी 6 होगी, ये 7 दी है तो ये भी 7 होगी। क्लियर बात? तो सर्वांग समता
सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के समान होने के लिए संक्षेप में CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, इनके भागों के समान होने के लिए संक्षेप में, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म इसका CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर बात। उसके बाद हमारे लास्ट पॉइंट ये आ जाता है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, उदाहरण दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, हमने पहले भी पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC ये दे रखा है, इसमें AB और AC क्या है, इक्वल है, और AD इसके अंदर क्या दे रखा है, ये बीच वाला जो है ये परपेंडिकुलर है BC आधार के। तो सिद्ध करो कि D जो है, ये वाला पॉइंट D है, वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो देख लीजिए क्या दे रखा है, हल क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC के अंदर जैसा कि हमें दे रखा है AB और AC, जैसे बचपन में हम सॉल्व करते थे कि माना कि ट्रायंगल ABC है, उसमें AB और AC इक्वल, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आदि बातें तो हम ये जो क्वेश्चन में देते थे वही लिख देते थे, उसके अलावा लास्ट में बस हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर लिख देते थे। देखिए आगे इसके अंदर सिद्ध क्या करना है हमें कि D BC का मध्य बिंदु है, और उसके अलावा तो जैसे कि अब ये देख लिया, हमें इसके अंदर सिद्ध करना है कि ABD और ACD के अंदर AB क्या है, AD ये गिवन है हमें, AD इज इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड है इसके अंदर ADB, और ADC क्या है 90 डिग्री। ये देखिए ये 90 डिग्री है इधर वाला, और इधर वाला ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो RHS सर्वांग समता नियम से हमें क्या करना है, इसको इक्वल बताना है। और D BC का क्या हो गया, इस तरह से मध्य बिंदु है, क्योंकि BD और DC क्या हो गए, इक्वल हो गए। नोट करें, किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए उनके 6 अवयवों, 3 भुजाओं, 3 कोणों में से किन्हीं 3 अवयवों को समान करना होगा, उसके बाद ही सभी शेष अवयव भी समान हो जाएंगे। तो कल हम इसकी कसौटियाँ जो है, क्राइटेरियाज जो हैं वो हम पढ़ेंगे। आज सर्वांग समता के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। तो इनके पॉइंट्स आप नोट करें और क्लियर करें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। हम कल फिर मिलेंगे, सर्वांग समता की कसौटियों से रिलेटेड वीडियोस लेकर आएंगे, ओके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।